आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से सोमवार 22 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। कोरोना का संक्रमण थमने का नाम लेता नहीं दिख रहा है। देश में कोरोना प्रभावितों का आंकड़ा कल जहां 4 लाख को पार कर गया था, आज वही आंकड़ा 4.25 लाख से भी ऊपर निकल गया है। भारत में कोरोना प्रभावित मरीजों की तादाद अब 4,27,046 हो गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,75,349 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 2,37,929 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 13,717 हो गया है। जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है, उनमें महाराष्ट्र में 1,32,075 प्रभावितों में से 60,147 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों में कल तक तमिलनाडु का नाम इस सूची में था, लेकिन दिल्ली ने अब महाराष्ट्र के बाद अपना नाम सूची में दूसरे नंबर पर शामिल कर लिया है। देश की राजधानी में कोरोना प्रभावितों के कुल 59,746 मामलों में से 24,558 एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली के बाद तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में कुल 59,377 मामलों में से 25,866 एक्टिव मरीज हैं। गुजरात में 27,317 में से 6,296 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 17,731 में से 6,186 एक्टिव, राजस्थान में 14,997 में से 2,996 एक्टिव, पश्चिम बंगाल में 13,945 में से 5,093 एक्टिव और मध्य प्रदेश में 11,903 मामलों में से 2,373 एक्टिव मरीज हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 10,709 हो गई है। इनमें से 4,991 एक्टिव मरीज हैं। कर्नाटक में 9,399 में से 3,524 एक्टिव। इस समाचार को फिर से सुन लीजिए। कर्नाटक में कोरोना प्रभावितों के 9,399 मामलों में से 3,524 एक्टिव मरीज। आंध्र प्रदेश में कुल 9,372 मामलों में से 4,000 एक्टिव मरीज। बिहार में 7,808 संक्रमित मामलों में से 2,1256 एक्टिव। तेलंगाना में 7,802 में से 3,861 एक्टिव। जम्मू कश्मीर में 5,956 में से 2,492 एक्टिव। आसाम में 5,586 में से 2,052 एक्टिव एवं उड़ीसा में कोरोना प्रभावित कुल 5,303 मामलों में से 1,419 एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। अब कोविड-19 के 59,000 से भी अधिक मामलों के साथ दिल्ली अब तमिलनाडु से आगे निकल गई है। साथ ही वह इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे नंबर पर आ गई है। इस बीमारी से दिल्ली में अब तक 2,175 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। अधिकारियों की माने तो अगर दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो दिल्ली कोरोना वायरस के मामलों में मुंबई से भी आगे निकल जाएगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। राज्य में अब तक कोरोना से 6,170 मौत हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गुजरात इस बीमारी से हुई मौतों के संदर्भ में तीसरा सबसे प्रभावित राज्य है। गुजरात में कोरोना वायरस के 1,663 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस की हालत पहले की तुलना में पतली होती दिख रही है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना की न सिर्फ रफ्तार धीमी रही है, बल्कि बीमारी से उबरने वालों की संख्या भी ज्यादा है। देश का रिकवरी रेट इस वक्त 55.77% है, जो कि अमेरिका, ब्राजील, रूस जैसे देशों से कहीं बेहतर है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के 4,25,000 मामलों में से 2,37,000 से ज्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा आबादी के लिहाज से भी कोरोना को काबू करने में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक भारत अपने उच्च जनसंख्या घनत्व के बावजूद प्रति लाख आबादी पर सबसे कम कोरोना केसेस देशों की सूची में शामिल है।
भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर 30.04 मामले हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज इसके 3 गुने से भी ज्यादा 114.67 है। किसी देश में कोरोना का रिकवरी रेट ठीक हो चुके मरीजों के मुकाबले वहां कुल मरीजों की संख्या का अनुपात होता है। मान लीजिए किसी देश में 100 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 40 रिकवर हो चुके हैं, तो उस देश का रिकवरी रेट 40% होगा। रिकवरी रेट से किसी देश में कोरोना के हालात की भयावहता का अंदाजा मिलता है। जैसे इटली, स्पेन और अमेरिका में एक वक्त रिकवरी रेट काफी कम था और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही थी, साथ ही नए मामले भी सामने आते जा रहे थे। भारत में ऐसा नहीं है। यहां अगर नए केसेस सामने आ रहे हैं तो रोज उससे ज्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को होने वाली रथ यात्रा की सशर्त अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कोरोना वायरस को देखते हुए पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनके फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रथ यात्रा की इजाजत दी जानी चाहिए और वहां कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लोगों की सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा और हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पूरे उड़ीसा में नहीं बल्कि पुरी में रथ यात्रा की इजाजत दी जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम शंकराचार्य से मशवरा की बात कर रहे हैं और वह सर्वोच्च धार्मिक गुरु हैं। उड़ीसा सरकार के वकील हरीश साल्वे ने इस दौरान कहा कि यात्रा पूरे राज्य में नहीं होगी, वहां कर्फ्यू लगा दिया जाए और सिर्फ सेवादार और पुजारी रथ यात्रा में शामिल हो जिनके रिपोर्ट नेगेटिव है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ पुरी के मामले की बात कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लोगों के हेल्थ के साथ समझौता किए बगैर टेम्पल ट्रस्ट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट किया जाएगा और रथ यात्रा हो सकती है। याचिकाकर्ता के वकील रंजीत कुमार ने कहा कि हम यात्रा में लोगों को सीमित कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यात्रा को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकती है, ये राज्य सरकार पर छोड़ती है। याचिकाकर्ता उड़ीसा विकास परिषद की ओर से रंजीत कुमार ने कहा कि सिर्फ जिम्मेदार लोगों को रथ यात्रा में रखा जाए, सभी को इजाजत दी गई तो ज्यादा भीड़ होगी। तब साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार मामले में जिम्मेदारी निभाएगी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि राज्य रथ यात्रा कौन मैनेज करता है। तब बताया गया कि टेम्पल मैनेजमेंट ट्रस्ट रथ यात्रा को मैनेज करती है। सोमवार सुबह जब मामले की सुनवाई आरंभ हुई तो केंद्र सरकार ने जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामला उठाया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि धार्मिक रीतियों को पूरा करने की इजाजत दी जाए, भीड़ नहीं होगी और पूरी सावधानी रखी जाएगी। उड़ीसा सरकार ने भी याचिकाकर्ता की अपील का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया कि 18 जून के आदेश में बदलाव किया जाए। 18 जून के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की रथ यात्रा को कोरोना महामारी के मद्देनजर इजाजत नहीं दी थी। 23 जून से होने वाली रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि मामले में चूंकि चीफ जस्टिस की बेंच ने आदेश पारित किया था, इसलिए इस आदेश में उनके सामने भेजा जाएगा, जिसके बाद मामला चीफ जस्टिस के सामने भेजा गया। अब आपके सामने जगन्नाथ यात्रा पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पेश करते हैं। भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण हर साल अपनी मौसी के घर जाते हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा भी जाती हैं। इन तीनों की मूर्तियों को पुरी के जगन्नाथ मंदिर से रथ पर सवार किया जाता है और मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होना या इसका दर्शन करने के अत्यंत पुण्य लाभ मिलता है। यह रथ यात्रा हर साल आयोजित होती है। ओडिशा का भगवान जगन्नाथ मंदिर इसका प्रमुख केंद्र है। कई और स्थानों पर भी इस तरह की यात्राओं का आयोजन होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यात्रा आरंभ होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की घर वापसी के साथ इसका समापन किया जाता है। सामान्यतः यह यात्रा जून या जुलाई के महीने में होती है। हालांकि इसकी तैयारियां कई महीने पहले से आरंभ हो जाती हैं।
पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए न सिर्फ देश के विभिन्न प्रदेशों के लोग जुटते हैं, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाती है। पूरा रथ नीम की लकड़ियों से तैयार किया जाता है। रथ की लकड़ियां स्वस्थ पेड़ों से ली जाती है और रथ बनाने में सिर्फ लकड़ियां ही इस्तेमाल की जाती हैं, कहीं कोई धातु नहीं लगाई जाती है। इस पर्व में जो सेवक शामिल होते हैं उन्हें गरबाडू कहा जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा तीनों अलग अलग रथों पर सवार होते हैं। सबसे आगे बलराम, फिर बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। जगन्नाथ भगवान का रथ 16 पहियों से बनता है, जिसमें 332 लकड़ी के टुकड़े इस्तेमाल होते हैं। पीले और लाल रंग का यह रथ 45 फीट ऊंचा होता है। इस रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है। बलराम जी के रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है और यह नीले रंग का होता है। बहन सुभद्रा का रथ 43 फीट का होता है और इसमें मुख्यतः काले रंग का इस्तेमाल होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस रथ यात्रा में भगवान के रथ को खींचने वाले को इसी जन्म से मुक्ति मिल जाती है और उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। दुनिया भर के लोग इसीलिए रथ यात्रा में शामिल होते हैं। इन रथों को रस्सों के जरिए खींचा जाता है। 10वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर चारों धामों में शामिल है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो आप जरूर देखते रहें। चीन के 24 प्रांतों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच चीनी जल विज्ञानी वांग वेइलुओ ने थ्री गोर्ज डैम की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए चेतावनी जारी की है कि यह टूट सकता है। दक्षिणी चीन में 1 जून से आरंभ हुई आंधी और तूफान ने 7300 से अधिक घरों को उखाड़ फेंका है। सोमवार सुबह तक इससे लगभग 80 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। इससे करीब $29 लाख की नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही है। ताइवान न्यूज के मुताबिक लगातार हो रही बारिश से दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के संभावित नुकसान से चीन के लोग काफी चिंतित हैं। वांग वेइलुओ ने बताया कि बांध की डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता निरीक्षण सभी एक ही समूह द्वारा किया गया था और यह परियोजना बहुत जल्दी ही समाप्त हो गई थी। उन्होंने यहां तक कहा कि चीनी जल संसाधन मंत्री ये जियानचुन ने 10 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि देश में कम से कम 148 नदियों के जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में चीनी जल विशेषज्ञ ने जलाशय के संभावित खतरे को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए चीनी सरकार और राज्य मीडिया की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिन वैज्ञानिकों ने सच बोला है उनको अपराधी की तरह पेश किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा 50 से अधिक चाइनीज ऐप्स को लाखों की तादाद में इनका इस्तेमाल कर रहे भारतीय उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से खतरनाक बताया गया है। हालांकि इसमें घबराने या निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इनके कुछ सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं जिनका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में किया जा सकता है। टिकटॉक की जगह पर शेयरचैट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप है। इसके साथ ही आप इसके प्लेटफॉर्म पर अन्य यूजर्स से बात भी कर सकते हैं। वर्तमान में शेयर चैट में 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में 6 करोड़ से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। अगर आपको गेमिंग पसंद है तो फोर्टनाइट को पबजी मोबाइल का एक ठोस विकल्प माना जा सकता है। बहरहाल पबजी पीसी को एक कोरियाई कंपनी पबजी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन इस गेम के मोबाइल वर्जन को चीन में स्थित टेंसेंट द्वारा विकसित किया गया है। चीनी ऐप शेयरइट ऑफलाइन फाइल साझा करने का एक बेहतर विकल्प रहा है, लेकिन इसके स्थान पर फाइल्स बाय गूगल का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें बिना इंटरनेट के सहारे ही ऐप्स वीडियोस, इमेज, ऑडियो वगैरह को साझा कर सकते हैं। जियो ब्राउजर मोबाइल इंटरनेट कंपनी जियो द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है जो इंटरनेट को तेजी से चलाने में मददगार है। चाइना बेस्ड यूसी ब्राउजर की जगह इसे उपयोग में लाया जा सकता है।
ठीक इसी तरह से ब्यूटी प्लस की जगह मेक इन इंडिया केम स्कैनर की जगह एडोबी स्कैन को प्रयोग में लाकर अपने कई जरूरी कामों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के चलते बीजिंग के साथ भारत के संबंधों में आई और अधिक तल्खी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को अपने चीनी और रूसी समकक्षों के साथ रूस भारत चीन IRC त्रिपक्षीय डिजिटल सम्मेलन में शामिल होंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद टकराव और बढ़ने की आशंकाओं के बीच माना जाता है कि रूस ने दोनों देशों से संपर्क किया है और सीमा विवाद का समाधान वार्ता के जरिए करने का आग्रह किया है। घटनाक्रमों की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि भारत पहले इस त्रिपक्षीय RIC बैठक में शामिल होने को लेकर अनिच्छुक था, लेकिन सम्मेलन के मेजबान रूस के आग्रह के बाद वह इसमें शामिल होने पर सहमत हो गया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में रूसी लोगों की विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मॉस्को में हो रही सैन्य परेड में शामिल होने के लिए सोमवार को रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोनों देशों के बीच 45 साल के बाद यह सबसे बड़ी झड़प थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 जून को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में कहा था कि यह चीनी सेना की पूर्व नियोजित कार्रवाई थी और इसका द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को पुष्टि की थी कि जयशंकर RIC बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि बैठक में कोविड-19 महामारी तथा वैश्विक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता संबंधी चुनौतियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों ने संधि का हवाले देते हुए कहा कि ऐसी संभावना नहीं है कि बैठक में भारत और चीन के बीच गतिरोध से जुड़ा मुद्दा उठेगा, क्योंकि त्रिपक्षीय बैठक में आमतौर पर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। RIC विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले 7200 किलोमीटर लंबे अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC के क्रियान्वयन सहित क्षेत्र की महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। देश के विभिन्न हिस्सों में होटल, कैंटीन, ढाबा, रेस्तरां खुलने से चीनी की मांग में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। इसके चलते नकदी के संकट से जूझ रही चीनी मिलों की आर्थिक सेहत सुधरने की उम्मीद जगी है। लेकिन कोरोना ने चालू सीजन में 20 लाख टन चीनी की खपत में चपत लगा दी है, जिसकी कसक उद्योग को बनी हुई है। कोरोना वायरस के प्रसार पर लगाम लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने जब 25 मार्च से देश में पूर्ण बंदी की घोषणा की थी, उस समय भी देश की तमाम चीनी मिलें चल रही थी और उत्पादन, आपूर्ति व विपणन कार्य पर कोई रोक नहीं थी। लेकिन होटल, रेस्तरां, कैंटीन, मॉल, सिनेमा हॉल आदि के बंद होने से आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री में भारी गिरावट आई, जिसका असर चीनी उद्योग पर भी पड़ा। उद्योग संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज NFCSF के प्रबंध निदेशक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू मिलें करीब 20 लाख टन चीनी नहीं बेच पाई। मतलब कोरोना ने चीनी की 20 लाख टन की खपत पर चपत लगा दी। हालांकि उन्होंने कहा कि जून में धीरे धीरे चीनी की मांग जोर पकड़ रही है, जिससे कीमतों में भी सुधार हुआ है। नकदी के संकट से जूझ रही चीनी मिलों की वित्तीय सेहत में आने वाले दिनों में थोड़ा सुधार होगा और किसानों के बकाया का भुगतान करने के साथ ही साथ मिलों के कर्मचारियों का रुका वेतन देने में सहूलियत मिलेगी। क्या कोरोना महामारी का प्रकोप छाने के पूर्व चीनी की जो मांग थी उस स्तर पर जून में बिक्री होने लगी है? इस सवाल पर नाइक कनवरे ने कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि प्री कोविड स्टेज पर जो मांग थी उस स्तर पर अभी मांग है। असल में पाइपलाइन खाली थी, इसलिए मांग बढ़ी है, लेकिन मार्च में लॉकडाउन से पहले के स्तर पर मांग नहीं निकली है। लॉकडाउन होने के बाद मार्च, अप्रैल और मई के दौरान आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, कैंटीन, रेस्तरां, शादियां आदि की जो मांग थी वह तकरीबन 20 लाख टन नहीं निकल पाई। दिल्ली के चीनी से संबंधित एक कारोबारी ने भी बताया कि लॉकडाउन खुलने के बाद चीनी की मांग थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी मांग पूरी तरह से जोर नहीं पकड़ पाई है।
उद्योग संगठन के अनुसार देश में इस साल चीनी का उत्पादन करीब 272 लाख टन है। देश की राजधानी दिल्ली में चीनी की आपूर्ति उत्तर प्रदेश की मिलों से आती है। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 22 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 23 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल अनुमति लेते हैं। नमस्कार।